अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दिल जावेद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नॉलेज। आज हम जानेंगे एक ऐसी कौम के बारे में, एक ऐसी सल्तनत के बारे में, या एक ऐसे लोगों के बारे में जिसको कभी हार ना मानने वाला कहा जाता है, जिनको कभी शिकस्त ना खाने वाला कहा जाता है, जिनके बारे में मशहूर है कि कोई हरा नहीं सकता, जिनके बारे में मशहूर है उन कोई हुकूमत नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। आज हम जानेंगे अफगानिस्तान, ये जब अफगान के नाम से मशहूर भी नहीं था। तो चलते हैं आज से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले यहाँ पे क्या था। 2300 साल पहले यहाँ पे फारस की पहली सल्तनत यानी बाखामशी सल्तनत, जिसके दो बेहतरीन बादशाह जिनका बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, साइरस आजम, वाइबरिस द ग्रेट, ये इसी सल्तनत के दो बादशाह थे। अब आए थे आगे 331 बीसीसी, जब यूनानी हुकूमत यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम इस पे हमला करता है। तो वहां पे बैटल ऑफ गोगोमाला होती है। जब बैटल ऑफ गोगोमाला, उसके बाद बखामशी सल्तनत तहस नहस हो जाती है। इस पे यूनानी हुकूमत यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की हुकूमत शिफ्ट हो जाती है। बखामशी सल्तनत का बादशाह जनरल यहां से भाग के अफगानिस्तान में शिफ्ट हो जाता है। उसी का कमांडर बेसिजियस उसको मार देता है और मार के खुद बादशाह बन जाता है, खुद कमांडर बन जाता है। बनने के बाद वो अफगानिस्तान में शिफ्ट हो जाता है। यूनानी हुकूमत पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेती है। इसी का एक कमांडर बेसिजियस जो दरिया क्रॉस करके सीडियन कबाइल्स में चला जाता है, जहां पे अजरबैजान है आजकल। दरिया के किनारे के दूसरी तरफ सीडियन कबाइल होते हैं। इस तरफ सिकंदर आजम अपना एक किला तमीर करता है ताकि उनको रोकने के लिए या उनके लिए जैसे छावनी टाइप किला होता है उसको तमीर करता है ताकि उधर से जो कबाइल्स हैं वो इस पे हमला ना कर सके। ये किला ही बेसिकली सिकंदर आजम की सल्तनत का ग्रेवयार्ड बनता है। उसकी वजह क्या है? अफगानी जो कौम होती है ये समझ रही होती है जैसे सल्तनत फारस या खामोशी सल्तनत में इनको हुकूमत में छेड़ा नहीं जाता था, इनको अपनी मर्जी का मालिक रखा हुआ था। ये भी ऐसे ही रखेंगे, हुकूमत करेंगे, हमला करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जब ये किला कायम करते हैं तो अफगानियों को ये लगता है कि ये अब हम पे हुकूमत करेंगे, तो बगावत के लिए सर उठाते हैं। तो पहली बार जो बगावत होती है कमांडर स्टेथमन, जो कमांडर बसीजिस को खुद मारता है, वो इस बगावत का कमांडर बनता है। इस बगावत में अफगानी शामिल होते हैं, इस बगावत में सीडियन कबाइल शामिल होते हैं और ये इसको सिकंदर आजम की जो किला बन रहा होता है और हेरात में जो बदल होता है उस पर हमले करते हैं। इस बगावत में ही फिर सिकंदर आजम जंग लड़ता है। उसी जंग में इसको पत्थर भी लगता है, इसकी टांग में तीर भी लगता है। उसी पत्थर की जो लगता है अंधेरा आता है, उसी पत्थर की वजह से इसकी टिल डेथ, इसको बीमार हो जाता है और डेथ हो जाती है। जब सिकंदर आजम ये देखता है कि वो इनसे लड़ के जीत नहीं सकता है तो वो इनके साथ रिश्तेदारियां निकालता है। अफगानिस्तान की एक शहजादी या एक अफगानी होती है रुखसाना, जिससे वो शादी कर लेता है। जब शादी कर लेता है तो उसके बाद अफगानियों के साथ तल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। तब ये किला भी तामीर हो जाता है। दूसरी तरफ जो पहली जंग में जब इसको पत्थर लगा होता है उसी से उसका मसला बन जाता है। जब वो टिल डेथ पहुंचता है तो उसके 4 कमांडर होते हैं। अब रुखसाना तब प्रेग्नेंट होती है लेकिन इसका वारिस कोई नहीं होता है। तो चारों कमांडर मिलके ये सोचते हैं कि इसकी हुकूमत को या सल्तनत को तब तक चलाया जाए जब तक रुखसाना का जो वारिस है वो नहीं आ जाता है। लेकिन ये फैसला 2 से 5 साल के दरमियान चलता है। उसके बाद इसमें खाना जंगी शुरू हो जाती है, सिविल वार शुरू हो जाती है। सारे कमांडर्स जो होते हैं वो अपनी अपनी हुकूमत बना लेते हैं। अफगानिस्तान का एरिया जो होता है ये सलोसट कमांडर के नाम जाता है। ये यहाँ पे सलोसट एम्पायर्स की बुनियाद रखता है। इसी सलोसट एम्पायर में 310 बीसीसी में रुखसाना को कत्ल कर दिया जाता है। अलेक्जेंडर की बेगम रुखसाना को और उसके बेटे अलेक्जेंडर IV को कत्ल कर दिया जाता है। जब उनको कत्ल किया जाता है तो अफगानियों को समझ आ जाती है, जो पहले सोच रहे होते हैं कि रुखसाना क्योंकि अफगानी है
تو اس پہ افغانستان پر جو ہے وہ ہمارا قبضہ ہوگا، افغانی بیٹے کا ہوگا. لیکن جب اس کو مار دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمارا قبضہ نہیں ہوگا، یہاں پہ سلوسر امپائرز ہوگی، تو وہ پھر سے بغاوت شروع کر دیتے ہیں. اسی دوران 301 سے 305 بی سی سی میں موریہ سلطنت جو ہندوستان میں راجہ چندر بخت کی ایک بہت طاقتور سلطنت تھی، اس پہ حملہ کرتے ہیں، جو شکست کے بعد افغانستان کا آدھا ایریا موریہ سلطنت میں شفٹ ہو جاتا ہے. موریہ سلطنت میں راجہ چندر بخت کی موت ہوتی ہے 297 بی سی سی میں. اس کے بعد 268 بی سی میں راجہ اشوک آتا ہے. راجہ اشوک جسے اشوکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ پوتا ہوتا ہے راجہ چندر بخت کا. راجہ اشوک کلنگا کی جنگ میں حصہ لیتا ہے اور جیت بھی جاتا ہے. لیکن کلنگا کی جنگ میں جب جاتا ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ بندے وہاں پہ مر جاتے ہیں اور 1.5 سے 2 لاکھ بندے زخمی ہوتے ہیں، جس کو یہ دیکھنے کے بعد یہ خون خرابے سے دور ہو جاتا ہے اور بدھ مت اختیار کر لیتا ہے. نو وائلنس کے نام سے حکومت کرتا ہے، جو بعد میں 700 سال چلتی ہے. مطلب 700 سال بدھ مت ہی ان کا مذہب رہتا ہے. حکومت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن افغانستان میں بدھ مت کا راج ہو جاتا ہے. افغانستان، ہندوستان اور جو چائنا کا ایریا تمام یہ بدھ مت کے ایریا میں چلا جاتا ہے اور یہاں پہ بدھ مت کا طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے. 185 بی سی سی میں موریہ سلطنت کے خلاف دوبارہ سیول وار ہوتی ہے اور سلوسل امپائر میں سے جو بچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ حملہ کرتے ہیں. حملہ کرنے کے بعد موریہ امپائر میں سے اپنے افغانستان کو باہر نکال لیتے ہیں. وہ اس امپائر کا نام گریکو بکٹیرین امپائر رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تقریباً 700 سال تک کوئی بڑی امپائر نہیں آتی ہے، کوئی بڑی حکومت نہیں آتی ہے. اس کے درمیان سینٹرل ایشیا سے وائٹ ہونگ نام قبیلے بھی آتے ہیں، وائٹ ہونگ بھی آتے ہیں، اس پہ حکومت کرتے ہیں 421 اے ڈی میں. تقریباً 421 اے ڈی میں وائٹ ہونگ والے قبیلے آتے ہیں، وہ 60 سے 70 سال اس پہ حکومت کرتے ہیں. یہ درمیان میں سیول وار میں ہی رہتا ہے 700 سال کے نزدیک. پھر 700 سال کے بعد ایک ایسی طاقت آتی ہے یہاں پہ، ایک ایسا نظام آتا ہے یہاں پہ جو اس پہ حملہ کرتا ہے اور اس سے لے کے آج تک یہ اس نظام کے اندر چل رہے ہیں، وہ ہے اسلامی نظام. تو ہم جانیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ اسلامی نظام کیسے آیا، کس طرح اس پہ حکومت کی، اس کا بانی کون تھا، اس نے کیسے حملہ کیا اور تب سے لے کے آج تک یہ کیسے چل رہا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیو قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.